हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आज लेकर के आया हूँ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो इरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। जो इरिक एरिक्सन महोदय ने जो सिद्धांत दिए हैं मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। देखिएगा, इसमें से करीबन 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से आता है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछने के संभावना बनी रहती है। देखिएगा, आप लोग को पता होगा कि 8 फरवरी को एग्जाम है सीटेट का। 8 फरवरी 2026 को एग्जाम है, संडे का दिन पड़ता है। नोटिफिकेशन तो अवेल है, लेकिन अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा नहीं रहा है। किसी के वजह से रुका होगा, कोई टेक्निकल इशू होगा। देखिएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आप लोग के बीच में बताएंगे। चलिए तो देखते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत। करा कि यह सिद्धांत इरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। इसके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेप में से गुजरता है। एरिक्सन महोदय को कहना था कि जो बच्चे का जो विकास है वो कितने स्टेपों से होकर गुजरती है? 8 स्टेपों से होकर गुजरती है, 8 सिद्धांतों से होकर गुजरती है। इससे पहले जो थे जीन पियाजे, जो बताए थे कि बच्चों का विकास 4 स्टेप में होकर गुजरती है। उनके बारे में हम लोग जीन पियाजे के बारे में बता दिए हैं। आप लोग यदि जीन पियाजे के वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो ज्वाला जीके के चैनल पे प्लेलिस्ट में देखिएगा, सीडीपी करके एक फोल्डर होगा, उसी प्लेलिस्ट के अंदर जीन पियाजे का वीडियो है। आप लोग जरूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। हर एक वीडियो अपलोड है और मैं ये 6:30 बजे रोज लाइव आता हूँ शाम को। आप लोग यदि यार जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए और अपने परीक्षा को सफल बनाइए। तो एरिक्सन महोदय को क्या कहना था कि बच्चा का जो विकास होता है 8 स्टेपों में होकर गुजरता है। अब 8 स्टेप कौन कौन है जो देखिएगा, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें पहला स्टेप जो कह रहा है कि विश्वास बनाम अविश्वास। यह है क्या भाई? विश्वास बनाम अविश्वास कितने सालों की बच्चों में होती है? 0 से लेकर के 1.5 से 2 साल तक के बच्चा में ये भावना पैदा हो जाती है। कोई कोई बच्चा विश्वास करता भी है इस अवस्था में, कोई कोई बच्चा विश्वास नहीं करता है। कह रहा है जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता है तो वह रोना बिलखना शुरू कर देता है। इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। देखिएगा, इस अवस्था में यदि 1.5 से 2 साल का जो बच्चा होगा, समझिए कि शैशव अवस्था में ही होगा। कौन सा अवस्था में ही होगा? उस शैशव अवस्था में ही होगा। तो देखिएगा कि इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, यदि उनके माता पिता प्यार में कमी कर देते हैं, उनको खिलाने में कमी कर देते हैं, किसी चीज में कमी कर देते हैं, या उसको गोद खिलाने में क्या करते हैं, कमी करते हैं, तो बच्चा क्या करेगा? रोने लगेगा और उसके अंदर अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाएगी और बच्चा क्या करेगा? उनके माता पिता से क्या होगा? विश्वास उठ जाएगा। छोटे बच्चे को आजकल देखते होंगे, आजकल के मौसी लोग खिलाती है बहुत ज्यादा। छोटा बच्चा हमेशा मौसी को ज्यादा पसंद करती है, अपनी मम्मी से ज्यादा मौसी को पसंद करती है, क्योंकि जब छोटा रहता है ना तो उसकी मौसी जो है उनके यहाँ आ करके करीबन 2-3 साल तक खिलाती है। तो माता के बाद समझिए कि उनकी दूसरी माता कौन है? मौसी ही है। तो इनको कहना था क्या कि विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास का मतलब है कि यदि उसकी मौसी, यदि उसकी माता, यदि उसकी पिता बच्चा को बढ़िया तरीका से भरण पोषण करेगा,
बढ़िया तरीका से यदि दुलार प्यार करेगा तो उसके अंदर विश्वास की भावना पैदा होगी कि नहीं, सबसे अच्छा मेरे ही पापा हैं, सबसे अच्छा मेरे ही मौसी हैं, सबसे अच्छा मेरे ही माता है, जो भी हो, जो उनके ज़्यादा करीबन रहे। घर परिवार में या तो मौसी खिलाती है या तो ज़्यादातर जिनकी दादी है वो दादी खिलाती है। छोटा बच्चा जो है, एक नन्हा बच्चा, छोटा बच्चा का सबसे बुजुर्ग दोस्त यदि कोई होता है तो उसके दादाजी होते हैं। जिनके दादा हैं, समझिए कि बहुत बड़ा, उनके बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत बढ़िया बात है कि उनको दादा अभी तक जीवित हैं, जिनको दादा का प्यार मिल रहा है, दादा दादी का प्यार मिल रहा है। बाकी लोगों को तो नहीं मिलता है, कई लोगों को तो नहीं मिलता है, जिनका स्वभाव बढ़िया है उन्हीं को दादा दादी का प्यार मिलता है। और देखिएगा, कह रहा है कि इसमें यदि उनके माता पिता यदि बच्चों से प्यार ना करेंगे तो क्या होगी, उनके अंदर अविश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो ये था क्या, विश्वास बनाम अविश्वास। देखिएगा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और स्टेप 2 क्या कहता है। 2 कह रहा है क्या, देखिएगा, स्वतः बनाम शर्म लज्जा शक। इसमें शर्म, लज्जा, शक सब आ जाता है। स्वतः मतलब स्वयं को, अपने आप को। इस अवस्था को कितना ईयर देंगे, 15 से या 23 वर्ष। जो एरिक एरिक्सन महोदय जो बताए हैं कि 15 से 23 वर्ष की अवस्था में शर्म, लाज, शक ये तीनों करने की क्षमता बच्चों में आ जाती है। वो शर्म करेगा, कहीं इस अवस्था में है, 15 से ऊपर में है, 15 से 23 के बीच में है, तो बच्चा यदि कहीं जाएगा, कोई फैमिली के यहाँ जाएगा, तो मान लीजिए गया किसको यहाँ, फूफा के यहाँ गया, और फूफा के यहाँ गया तो फूफी की तो चिंता है, लेकिन फूफा से क्या होता है, लजाएगा, शर्म करेगा, लज्जा करेगा। और इसी अवस्था में क्या होता है कि बच्चा शक करता है। अब शक कैसे करेगा, अगर मान लिया जाए इस अवस्था में समझिए कि मैट्रिक का एग्जाम दे देता है, 10th का एग्जाम बच्चों 14 बरस में ही दे देता है, 14 बरस से देने का अलाउ हो जाता है। तो समझिए कि यदि वो घर परिवार में यदि पढ़ने जा रहा है, किसी बच्चा का यदि माता पिता नहीं है, उनकी भरण पोषण उनकी मौसी कर रही है, तो उनके मौसी का भरण पोषण यदि ठीक ढंग से हो रही है, इस बच्चा के लिए अगर ठीक ढंग से हो रही है, तो क्या करेगा, बच्चा तो ठीक बोलेगा, लेकिन यदि कुछ गड़बड़ की तो शक करना स्टार्ट कर देगा कि मौसी हमको नहीं मानती है, मौसी क्या करती है, नहीं मानती है। तो शक का जो भावना होती है 15 से 23 वर्ष के बीच की अवस्था में आ जाती है। देखिएगा क्या कह रहा है, स्वतः का अर्थ है स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना, कपड़ा पहनना ज्यादा पसंद करने लगते हैं, जैसे स्वयं से वो खाना बना लेता है, स्वयं से वो कपड़ा मतलब कि खरीद कर पहन लेता है, और वे अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, तो यह स्वयता कहलाता है। दूसरी और बहुत ही सख्यात माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो वे बच्चे अपने ही अंदर शक का अनुभव करते हैं। यदि मान लिया कि किसी का माता पिता डांट डांट दिए और बोले को जी कि काम नहीं करता है, दिन भर खाली इधर उधर घूमता है, तो बच्चा क्या करेगा, अंदर अंदर शक करना स्टार्ट कर देगा कि माता जी तो खाली हम कहीं कहवे करते हैं, बड़ा भैया को तो कहवे नहीं करते हैं। तो शक की भावना इसी अवस्था में आती है। एरिक एरिक्सन महोदय को कहना था कि ये शक या लज्जा या शर्म इस कौन सी अवस्था में आती है, तो 15 से 23 वर्ष की अवस्था में आ जाती है। देखिएगा हम लोग तीसरा की तरफ बढ़ेंगे और तीसरा में क्या कह रहा है जो देखिएगा, कह रहा है क्या, पहल बनाम दोष। एक दोष होता है जो दोस्ती वाला दोष है, ये दोष का मतलब क्या होता है, इस दोष का मतलब होता है कमी। क्या होता है, कमी होता है। ये जो पहल है जो है किस अवस्था में आती है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में ये आना स्टार्ट हो जाता है, बच्चों के अंदर आना स्टार्ट होता है। जब बच्चे समझने की क्षमता और
समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाती है, बच्चे के अंदर जो है समझने की क्षमता थोड़ा-थोड़ा बढ़ने लगता है, तो उससे जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वे पहल करता है और दूसरी तरफ जब माँ-बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं, तो या उसे डाँट देते हैं, तो दोष भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। एरिक्सन महोदय को कहना है क्या कि देखिएगा इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या होती है, जब थोड़ा-थोड़ा समझने की क्षमता जगने लगता है। अब 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा कितना ही बड़ा रहेगा, खेलने-कूदने का उम्र है। इस अवस्था में लेकिन थोड़ा-थोड़ा समझता है कि दुनिया क्या है, ये तो नहीं जानेगा, लेकिन उनके माता-पिता क्या है, उसको क्या करना है, क्या काम है उसके जीवन में, ये चीज़ उसको पता होने लगता है। तो क्या होता है कि थोड़ा-थोड़ा यदि क्षमता उसकी बढ़ने लगती है समझने की, तो क्या होगा कि उसको नई-नई चीज़ों को जानने का जिज्ञासा बढ़ जाएगी और बहुत उत्सुकता के साथ उस चीज़ को जानेगा। लगेगा कि नहीं, अगर क्लास में भी पढ़ने के लिए गया है, तो कुछ नया चीज़ को वो करना चाहेगा। लेकिन इस अवस्था में यदि उसकी टीचर या तो उसके माता-पिता, घर पे उसके माता-पिता उसको डाँट करके उसको बैठा दें कि तुम इस काम को नहीं कर सकता है, ख इस काम में खतरा है, क्यों कर रहा है तू? तो उसको क्या होता है, उसके अंदर दोष मतलब कमी का भाव उत्पन्न हो जाता है। उस व्यक्ति में, उस बच्चा में क्या होगी, कमी आ जाएगी, जो उस कमी को कभी पूरा कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए बच्चा को हमेशा हमेशा आज़ादी देना चाहिए। कभी उसको बंधा-बंधाया में ना रखिए कि तुमको आजकल के डेट में देख रहे हैं क्या कि बच्चे को क्या हो रहा है, सुबह में 5 बजे उठना है जी और ट्यूशन जाना है जी। ट्यूशन से आओ जी, तो क्या करो, खाना खाओ और तुरंत स्कूल जाओ जी। स्कूल से आओ तो होमवर्क बनाओ जी। होमवर्क के बनाने के बाद क्या करो जी, फिर शाम में पढ़ने के लिए बैठो जी। ऐसा समझिए कि उसका जीवन क्या है, बंधा हुआ है। पढ़ने के लिए भेजिए, पढ़ना गलत बात नहीं है, लेकिन उसके साथ-साथ उसको खेलने के लिए भी मौका दीजिए। 2 घंटा, 3 घंटा खेलेगा आराम से वो। आज़ादी आज़ादी दीजिए और किताबी कीड़ा मतलब किताब पढ़ने के साथ-साथ उसको बाहरी ज्ञान से भी जोड़िए। उसको दुनिया को भी पढ़ने का मौका दीजिए कि बाहरी वातावरण में क्या हो रही है, हमारे गाँव समाज में क्या हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होती है, बच्चे की मानसिक जो स्थिति है, बहुत से तेज़ी से बढ़ती है। इसीलिए बच्चों को हमेशा क्या करना चाहिए, छूट देते रहना चाहिए। इतना भी छूट ना दीजिए कि माथा पे चढ़ जाए। इसीलिए कहा गया है कि बच्चा को हमेशा क्या करना चाहिए, समूह में ही पढ़ाना चाहिए और बच्चा को एक साथ बैठा के पढ़ाइए और 4 दीवारियों के भीतर अकेले मत पढ़ाइए। तो ये था तीसरा। अगला चौथा क्या कह रहा है ये देखिएगा। चौथा कह रहा है परिश्रम बनाम हीनता। बच्चा परिश्रम करेगा या तो उसके परिश्रम सफल रहा या परिश्रम पॉजिटिव है, तब तो उसे उत्सुकता बढ़ेगी, लेकिन परिश्रम नेगेटिव है, तो उसके अंदर हीन भावना पैदा हो जाएगी। और ये सब कब होता है? ये सब 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होता है, जिसको बोला जाता है उत्तर बाल अवस्था। 6 से 12 वर्ष की अवस्था को जीन पियाजे क्या बोले हैं? उत्तर बाल अवस्था बताए हैं। देखिएगा, इस आयु में बच्चा माँ-बाप का हर काम करने की कोशिश करता है। जब 6 से 12 वर्ष की अवस्था में हो जाती है बच्चों की, तो क्या होता है कि बच्चा चाहता है कि मैं माँ-बाप की कहना मानूँ, जो माँ-बाप कहें वो सुनूँ। अतः इस परिश्रम अतः इसे परिश्रम कहते हैं। बच्चे के लिए परिश्रम का अर्थ क्या है? 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे के लिए परिश्रम का अर्थ क्या है? कि माँ-बाप का कहना मानना ही वो क्या समझता है? यही परिश्रम मेरे लिए, मैं इतना ही कर सकता हूँ। दूसरी तरफ अगर आपने बच्चे को कोई काम दिया और उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम है, तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसमें
हीनता आनी शुरू हो जाएगी। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई-कोई माँ-बाप काम को दे देते हैं करने के लिए, बच्चे की क्षमता के से ज़्यादा काम करने के लिए दे देते हैं। तब बच्चा क्या होता है, उस काम को नहीं कर पाता है। और जब उस काम को नहीं कर पाएगा तो बच्चा ये बात को नहीं समझता है कि वो हमारे औकात से बाहर है, हमारी क्षमता से बाहर है, बल्कि ये समझता है कि मेरे माँ-बाप ने जो मेरा काम दिया है, हम नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि हम में ही कमी है, कुछ न कुछ उनके अंदर क्या हो जाएगी, हीन भावना पैदा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी माँ-बाप काम दें, जब भी टीचर उनको काम दें, तो उनके क्षमता के अनुसार यदि कोई बच्चा 2 क्लास में 1 क्लास में पढ़ रहा है और उससे यदि टीचर कोई 2 क्लास वाला क्या बनवावे, होमवर्क बनवावे, तो बच्चा तो ना जानते हुए क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब ना बनेगा तो उसके अंदर नेगेटिविटी फैल जाएगी, नेगेटिव बात आ जाएगी, हीन भावना पैदा हो जाएगी। और क्या होगा कि उसके अंदर लगेगा उसको कि हम क्या करें, हमसे ये काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम ही में कुछ न कुछ कमी है। इसलिए जब भी टीचर हो, चाहे माँ-बाप हो, बच्चे के क्षमता के अनुसार काम देना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से उस काम को कर सके और काम करने के बाद जो खुशी मिलती है बच्चों को, वो मत पूछिए। बहुत खुशी मिलती है, वो और काम करना चाहेगा। वो और मतलब कि अगला मान लीजिए कि आज उसको हम जोड़ सिखा दिए, जोड़ बनाने के लिए और सिखा दिए, यदि उसको हम बना के कल ला के देंगे, यदि बना के लावे लगे देंगे, तो अगर लेके आ गया, तो समझिए कि बच्चा बहुत खुश होगा और उसके बाद चाहेगा कि सर हमको और थोड़ा-सा हार्ड दीजिए, वो अपने माँगेगा, सर हार्ड दीजिए, हम बनाएँगे और अपने से वो बना कर के लाएगा। इसीलिए समझिए कि उम, बच्चा हो माँ-बाप हो या शिक्षक हो, दोनों क्या करें, बच्चे के आवश्यकता के अनुसार, बच्चे की क्षमता के अनुसार उनको क्या करें, काम दें। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, चौथा क्या क 5वां क्या कह रहा है? 5वां देखिएगा, 5वां अवस्था क्या कह रही है? 5वां स्टेप कह रहा है पहचान बनाम भांति, पहचान बनाम भांति इसका मतलब क्या हुआ? ये 12 से 18 वर्ष की अवस्था में आ जाती है। किशोरावस्था इसको बोला जाता है। 12 से 18 वर्ष की अवस्था को क्या बोला जाता था? किशोरावस्था बोला जाता है। इस आयु में बच्चे इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते हैं, तो उसके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। जब 12 से 18 वर्ष की अवस्था बच्चों को होती है, तो बच्चा किशोरावस्था में पहुँचा रहता है और जब बच्चा किशोरावस्था में पहुँचा रहता है, तो क्या होता है उस समय इस समय देखिएगा 12 से 18 वर्ष की अवस्था में बच्चा इंटर में पढ़ेगा, मैट्रिक में पढ़ेगा, क्या करेगा? और इस समय क्या करता है कि एक दूसरे से दोस्त यार बहुत बनाएगा, गैंग जिसको बोलते हैं। इसको गैंग एज भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसको गैंग एज भी कहते हैं। ये जिन पियाजे महोदय ने बताए हैं, इसको क्या 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है और इस अवस्था में बच्चा चाहता है कि हम बहुत सारे दोस्त बनावें, बहुत सारी पहचान बनावें। यदि इस अवस्था में माँ-बाप यदि कोई कहेगा कि बेटा ये काम कर दो, तो बोलेगा कोची कि मम्मी आज रात है, ये भी रात है, अभी रात को ना जाएँगे। लेकिन इस अवस्था में कोई दोस्त यदि कॉल कर दे और कहे कि यार यहाँ पे मेरा कुछ काम है, आ जाओ। बच्चा एकदम दौड़ेगा, अपने दोस्त के एकदम बाइक उठाएगा, एकदम झट से यहाँ क्या करेगा, पहुँच जाएगा। कोई देरी नहीं, क्योंकि उसके ये अवस्था ही ऐसा है, उसको गलती नहीं है, ये उम्र का दोष है। इस अवस्था में किशोरावस्था में ज़्यादातर मेल और फीमेल क्या होती है, एक-दूसरे से अट्रैक्शन होने लगता है, जिनको आजकल के लोग प्यार-मोहब्बत के नाम देते हैं। हालाँकि प्यार-मोहब्बत कुछ होता नहीं है, एक-दूसरे से क्या है ये, अट्रैक्शन है। इसमें ना मेल की गलती है, ना फीमेल की गलती है। ये गलती उसका उम्र का है। ये उम्र किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की अवस्था, ऐसा अवस्था ही ये बदनामी अवस्था है, समझिए तो। और इस अवस्था में क्या होता है कि जब कोई बच्चा काम करना शुरू कर देता है और उस काम को समझिए कि अगर नहीं हुआ,
उससे वो काम नहीं हुआ, तो क्या करेगा? वो काम को करने के लिए दूसरा रास्ता ढूँढ लेगा, छोड़ेगा नहीं। यदि इस तरीका से काम नहीं हुआ, तो क्या करेगा? वो दूसरा रास्ता ढूँढ लेगा कि हम इस काम को कर ही के रहेंगे, बिना किए नहीं छोड़ेंगे। तो उसके पास क्या होता है? दूसरा रास्ता खुल जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है? पहचान बनम भाति भांति। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं स्टेप 5 की ओर, और स्टेप 5 क्या कहता है देखिएगा। स्टेप 5 है 18 से 35 वर्ष की अवस्था, इसको कहते हैं पूर्व बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था इसको बोला जाता है। आत्मीयता बना अलगाव। क्या है? आत्मीयता बना अलगाव। आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जैसे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरे को साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बनाता है, ना बना पाता है, तो वह अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं। देखिए एक शब्द है अलगाव, और एक शब्द क्या है? एक शब्द है घनिष्ठ। घनिष्ठ का मतलब होता है जुड़ाव। आत्मीयता किसको कहेंगे? कि जब व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है, चाहे तो सामाजिक संबंध हो, चाहे तो कुछ भी हो। जैसे समाज में देखिएगा, समाज में क्या करेगा, बुजुर्ग लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। शहर में तो ऐसा देखने के लिए ना मिलेगा, ताकि शहर में सब अपना अपना काम करता है, तू अपना देखो हम अपना देखेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं है। शहर में ऐसा होता है कि यदि बगल वाले घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो इस बगल में खाना पकेगा, मुर्गा भुंजाएगा। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में यदि एक एक गांव में यदि कोई मर गया है, तो पूरा गांव चूल्हा नहीं जलेगा, ऐसा होता है। यही तो फर्क है गांव और शहर में। तो क्या होता है कि गांव में जो होता है क्या, कि गांव में घनिष्ठ संबंध बनाए सब रह रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसमें ये सब चीज इसमें देखने को मिलता है। ये समाज में बहुत चीज देखने को मिलेगा कि सामाजिक घनिष्ठता बहुत ज्यादा होती है। और उसी में शहर में ले लीजिए, शहर में क्या होता है कि घनिष्ठ संबंध नहीं होता इसमें, और घनिष्ठ संबंध न होने के कारण क्या होता है, सब अलगाव, अलग अलग रहना पसंद करते हैं, सब अपने आप रहना पसंद करते हैं, किसी दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं। इसलिए लेकिन ज़्यादातर मनुष्य को क्या करना चाहिए, घनिष्ठता संबंध बना के रखना चाहिए, एक दूसरे से जुड़कर ही रहना चाहिए। यदि एक दूसरे से जुड़कर रहेगा, तो आने वाले भविष्य में यदि कोई संकट भी आएगा, तो सब मिलकर सामना करेंगे, जैसे गाँव वाले लोग करते हैं। गाँव वाले लोग यदि किसान हैं, और किसान को यदि बाढ़ आया, और बाढ़ आया तो अगर धान होके दह रहा है, तो सब मिलके जाएगा, बांध बनाएगा, सब मिलके बांध बनाएगा, और पानी को क्या करेगा, अलग तरीका में बहा ले जाएगा, और धान को बचा लेगा, चाहे कोई भी फसल बचा लेगा। ये होती है गाँव वाले में घनिष्ठता संबंध। लेकिन शहर वालों में ऐसा नहीं होती है लेकिन इतना जितना मतलब कि गाँव के अपेक्षा शहर में कम देखा जाएगा ये काम। जो आत्मीयता बनाम अलगाव जो है, ये शहरों में बहुत कम देखा जाएगा। और ये कब होता है? 18 से 35 वर्ष की अवस्था में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा। 35 वर्ष से जब पार होने लगता है, सब बुजुर्ग हो जाते हैं, और उतना घनिष्ठतम संबंध ना होता है, और ना होने के कारण है कि जब बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, तो अपने-अपने घरों में ही रहते हैं, कहीं बाहर नहीं निकलते हैं। निकलबो करते हैं तो दिन में निकलेंगे, करीबन सवेरे, शाम में घर में चले जाएँगे। इसलिए संबंध क्या होता है इसमें, कम होती है। चलिएगा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है जो। अगला है 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है? जननात्मक जननात्मक बनम स्थिरता। जननात्मक का मतलब समझते होंगे आप लोग। बनम स्थिरता, स्थिरता का मतलब क्या है? स्थिर। जननात्मक में हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता है, तो उनमें स्थिरता आ जाती है।
इसको बोलते हैं मध्य बाल अवस्था। मध्य बाल अवस्था में क्या होता है कि जो भी बच्चा है वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचेगा, दूसरों को भलाई ज़्यादा सोचेगा। अपने बारे में सोचे चाहे ना सोचे, लेकिन मध्य बाल अवस्था में क्या करता है बच्चा, वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचेगा ताकि उसके भला हो सके। और जिसमें ऐसा गुण नहीं होता है, उसमें क्या होती है, स्थिरता का गुण आ जाता है। बच्चा, उसका माइंड क्या हो गया, स्थिर हो गया। इसलिए वो ना अपने बारे में कुछ सोचेगा, नहीं दूसरे के बारे में कुछ सोचेगा। उसी को कहते हैं क्या, स्थिरता। और ये सब किस में होता है, मध्य बाल अवस्था में होता है। मध्य बाल अवस्था में होता है, ठीक है। तो क्या करें, एरिक एरिक्सन महोदय को कहना है कि मध्य बाल अवस्था जब बच्चों को आती है तो क्या होता है, वो दूसरों के बारे में बहुत अधिक सोचेगा, दूसरा का काम कैसे होगा, यदि कोई उसका साथी है, दूसरा दूसरा कोई कहने का मतलब कोई बाजी नहीं, उसी का दोस्त, मान लिया कि ये दोस्त है और ये एक दोस्त है, तो एक दूसरे इसके बारे में ये सोचेगा कि कैसे भला होगा और इसके बारे में ये सोचेगा कैसे भला होगा। लेकिन यही अवस्था थोड़ा-सा बढ़ जाती है, तो दोनों के बीच क्या होगा, हीन भावना पैदा हो जाएगी। लेकिन मध्य बाल्यावस्था तक क्या रहेगा, दोनों का एक-दूसरे के प्रति प्रेम बना रहेगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है जो देखिएगा। आगे कह रहा है 8वां, संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा 65 वर्ष से ऊपर, इसको बोला जाता है प्रौढ़ावस्था। 35 से ऊपर ही प्रौढ़ावस्था में आ जाती है, लेकिन ये 65 से ऊपर कौन बताए हैं, एरिक एरिक्सन महोदय ने बताए हैं। 65 वर्ष से उम्र जिसका पार हो गया वो कौन अवस्था में आ गया, प्रौढ़ावस्था में आ गया। इसको क्या बोला जाता है, संपूर्णता बनम निराशा। करा कि इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती है। बात सही है। जब 65 वर्ष की हो गया तो उसका अब इच्छा क्या रह गई, कुछ नहीं। उसके एक ही इच्छा रह गई, क्या, गांव में जाइए, रिटायर होके गांव में जाइए और अपने पोता पोती के साथ क्या कीजिए, खेलिए। आपका नन्हा दोस्त आपको इंतजार कर रहा है। जब वह अपने भविष्य की बजाय अपने बीते दिनों को याद करते हैं। जब 65 वर्ष की उम्र हो जाती है बुजुर्ग आदमी का, कोई भी आदमी का, तो क्या करता है, आने वाले जो दिन है उसको ना सोच करके क्या करेगा, जो बीता हुआ दिन है, जो दिन बीत गया उसको याद करता है और उसको याद करके बहुत खुश होते हैं और देखते हैं कि हम बचपन में कैसे थे। अभी का जो अवस्था है, कोई बच्चा यदि किशोरावस्था में है, 12 से 18 वर्ष की अवस्था में है, तो उस समय तो उसकी समझिए कि लहरावल है और ये अवस्था उसको समझने वाली है नहीं, जो कहेगा जो ही कर देगा। लेकिन थोड़ा-सा उम्र बढ़ेगा तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, आने वाले दिनों के बारे में सोचता है कि आने वाले दिन मेरा कैसा होगा। लेकिन वही बच्चा जब 65 वर्ष की बुजुर्ग बन जाता है, तो क्या करेगा, वो आने वाले भविष्य का बात नहीं सोचेगा, वो पीछे बीते हुए बात को क्या करेगा, सोचेगा कि मेरा बीता हुआ बचपना कैसा था, मेरा जवानी कैसा था, मेरा नौकरी में जो कर रहे थे उसमें मेरा दिन कैसा बीता और मैं अभी रिटायरमेंट के समय गाँव में आकर अभी बसा हूँ, तो अब का दिन कैसा है। जब अपने पोते-पोती के साथ खेल रहे हैं, तो ये अवस्था कैसी है? इसी को बोला जाता है क्या? संपूर्णता बनम निराशा। इस अवस्था में क्या होती है? आदमी की कोई इच्छा बाकी नहीं रह जाता है। बस वो कहाँ जाएगा अब? वो मरने के बाद कब्र में ही अब जाएँगे। करा कि उतनी उसकी कितनी सफलताएँ हुई है और कितनी असफलताएँ हुई है, उसी के बारे में वो सोचेंगे। जब 65 वर्ष के बुजुर्ग आदमी हैं, वो बीते हुए कल में क्या सोचेंगे कि उनके कितना सफलता मिला है, कितना असफलता मिला है। यदि उसकी सफलताएँ ज़्यादा मिलती है, तो उसे संपूर्णता कहते हैं। 65 वर्ष की उम्र में जो आदमी सोचता है कि हमको कितनी सफलता मिली है, कितनी असफलता मिली है। यदि सफलता ज़्यादा उसको मिली है, तो उसको क्या बोलेगा वो? उसे कहते हैं संपूर्णता कहते हैं।
यदि जिस आदमी का उम्र 65 वर्ष से ऊपर है और वह आदमी के जीवन में कितना सफलताएँ मिली है, कितना असफलताएँ मिली है, कितना उसको धोखा मिला है, कितना उसको प्यार मिला है, ये सब सोचता है। और यदि उस व्यक्ति का सफलता ज़्यादा मिला है, उस व्यक्ति का प्यार ज़्यादा मिला है, तो उसको क्या बोलेंगे? संपूर्णता बोलेंगे। संपूर्णता कहलाता है। पूरे भरपूर उसको कोई इच्छा नहीं पूरा रहा। अगर किसी ने ज़्यादा असफलताएँ हासिल नहीं की है, सफलताएँ सॉरी, यदि किसी ने सफलताएँ हासिल नहीं की है, थोड़ा बहुत की है, किसी को धोखा मिला है, उसको सफलता बढ़िया से नहीं मिला है, तो उसे क्या बोलेंगे? निराशा आ जाती है, उसके मन में निराशा आ जाती है और इस बात को सोचकर बहुत दुखी होता है कि मैं बचपन में ये गलती यदि ना करता, तो आज मेरा ये हाल ना होता। इसीलिए कहा जाता है कि समय रहते क्या कीजिए? सुधर जाइए। एक कहावत है, एक कहावत क्या है जी सुनिएगा ध्यान से। कहावत ये है कि खुशी के बात ये है कि मेरे पास समय है। जो बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, कोई 12th में पढ़ रहे होंगे, कोई मैट्रिक में पढ़ रहे होंगे, तो उन लोगों के ये है। और जो अभी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो सीटेट का एग्ज़ाम जो देने वाले हैं 8 फरवरी के, उनके लिए संदेश क्या है जी सुन लीजिएगा। संदेश ये है कि खुशी के बाद क्या है कि मेरे पास समय है। मतलब जो सीटेट तैयारी कर रहे हैं, उनके पास क्या है? समय है। लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरे पास समय है, लेकिन दुखी की बात यह है कि समय बहुत कम है। ये भी बात सही है। दुखी की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि तुमको दोबारा समय दे सके। अब इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा। अब जो अभी सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चा हो चाहे जो जो भी टीचर हो, जो भी महिलाएँ हो, जो भी पुरुष हो, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? उन्हीं के पास ये मौका क्यों मिला और सबके पास क्यों नहीं मिला? इसका मतलब खुशी की बात है। तो खुशी की बात ये है कि आपके पास समय है, लेकिन दुःख की बात ये है कि समय बहुत कम है। बात सही है। 8 तारीख को क्या है एग्ज़ाम है, 8 फरवरी के, थोड़ा ज़्यादा समय थोड़ी है, एकदम समय सट गया। तो क्या बोले हैं कि दुःख की बात ये है कि समय बहुत कम है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आप लोगों के दोबारा समय दे सकता है। इसीलिए एक ही बार में सीटेट को निकालिए और आगे बीपीएससी में लग जाइए। बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला ही है। एकदम वो या तो फरवरी में दे दे, ना तो अप्रैल में दे दे, लेकिन दे देगा। अभी तो ना देगा, दिसंबर-विसंबर ना देगा, अभी तो रोस्टर नहीं कर रहा है। तो समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सकता है। कहा कि और तो आप पीछे पढ़े वाला आदमी है, आप ही थोड़ी है। पढ़ने वाला व्यक्ति और तो पीछे है। इसीलिए सफलतापूर्वक लग जाइए। तो देखिएगा आज मैंने एरिक एरिक्सन का जो सिद्धांत है उनके बारे में बताए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा कि इनको देखिए मेरा क्लास जब भी कीजिए कॉपी और पेपर ले लीजिए, कॉपी पेपर पेपर और पेन लेने के बाद ही बैठिए, कहा कि सबको नोट डाउन कीजिए। जब तक नोट डाउन नहीं कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। आप कितनो विद्वान हैं, चाहिएगा कि हम जा कर के हुआ बना लेंगे, संभव ही नहीं है। कहने वाला देख बहुत कुछ कहता है कि हम 15 दिन में निकाल लिए, 10 दिन में निकाल लिए, नहीं निकल पाएगा। जब तक आप पढ़िएगा नहीं, जब तक अपना लिखित नोट्स ना बनाइएगा। देख रहे हैं सीडीपी में क्या पढ़ाते हैं कि बच्चा क्या करता है? करके सीखता है, और जो करके सीखता है सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है, जल्दी सीखता है बच्चा। इसीलिए करके सीखिए। अपने हाथ से नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद क्वेश्चन लगाइए। एक दिन हम थ्योरी लाते हैं और एक दिन क्या करते हैं? क्वेश्चन लाते हैं। तो कल इसका क्या होगा? कल इसका क्वेश्चन होगी। जो एरिक एरिक्सन महोदय जो हैं, जो मनोसामाजिक क्या दिए हैं? सिद्धांत दिए हैं। इनके बारे में 8 स्टेप के बताएँ कि 8 स्टेप में ये बालक का जीवन होता है। तो इस पे क्या रहेगा? इस पे कल क्वेश्चन रहेगी। क्वेश्चन की संख्या 30 हो सकती है, 30 से 50 के
बीच में हो सकती है। तो इसलिए आप लोग कल 6:30 बजे जुड़ना ना भूलें। आज के लिए इतना ही है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जो चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और अपने दोस्तों के साथ जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार टेट कर रहे हैं, कोई भी टेट हो, उसमें सीडीपी यदि 30 नंबर पूछता है तो उसको क्या कीजिए, उसके यहाँ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।